नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक खबर तो मीडिया में खूब पढ़ी होगी और ये खबर मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ दिन पहले इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा करने का समय नहीं मिल पाया। ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई, अखिलेश यादव ने पत्रकारों की पिटाई करवा दी। तो इस मुद्दे पर आज मेरा ख्याल है कि चर्चा करने का बिल्कुल सही समय है। और आपने अगर आज के अखबार पढ़े होंगे तो उसमें आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसमें तमिलनाडु की पार्टी द्रमुक ने, जो करुणानिधि की पार्टी है और जिसे आजकल उनके बेटे एम.के. स्टालिन चला रहे हैं, इसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है चुनावों के लिए। और उस घोषणा पत्र में इन्होंने ऐलान किया है कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है, डीएमके वहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन में है, और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उनमें 75% लोकल लोगों के लिए आरक्षण लागू करेंगे। ये इन्होंने ऐलान किया है और ये ऐलान हुआ है शनिवार को, यानी कि 13 मार्च को। और 13 मार्च को जब ये ऐलान हुआ, उससे कुछ घंटे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कैबिनेट की मीटिंग की अपनी, और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि अब झारखंड में जो 30,000 रुपये से कम के पद हैं, नौकरियां हैं, उनमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया है कि चूँकि झारखंड बहुत गरीब राज्य है और यहाँ के लोग छोटी छोटी मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ जाकर नौकरियाँ करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मज़दूर हैं, या जो छोटी जॉब करने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे पद के लिए झारखंड के लोग दिल्ली और दूसरे शहरों में जाकर नौकरियाँ कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि इससे झारखंड स्टेट का नुकसान हो रहा है। अगर झारखंड का व्यक्ति झारखंड में ही रहे तो वो अपने परिवार की देखभाल कर सकता है, अपने परिवार के साथ रह सकता है, और 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए उसे दिल्ली, हरियाणा या किसी और स्टेट में या बम्बई नहीं जाना होगा। उनकी सोच सही है काफ़ी हद तक। झारखंड वास्तव में गरीब राज्य है और झारखंड में वास्तव में वहाँ के लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए, मजदूरी के लिए दिल्ली और दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं। और हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार का जो पहला साल होगा वो नौकरियों का साल रहेगा और हम लोगों को नौकरियां देंगे। और इस बात पर वो बिल्कुल खरे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो कमिटमेंट किया उस पर वो पूरा उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि झारखंड जैसे स्टेट में इससे लोगों का बाहर जाना, पलायन, ये सब चीज़ें रुकेंगी। लेकिन तमिलनाडु का समझ में नहीं आया तमिलनाडु का क्या लॉजिक है। तमिलनाडु का लॉजिक सिर्फ यही हो सकता है कि द्रमुक डीएमके लगभग 10 साल से यहाँ सत्ता में नहीं आई है। पिछली बार भी उन्होंने कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। और इस बार तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि सत्ताधारी जयललिता की पार्टी का समय ख़राब चल रहा है और अब लगता है कि जयललिता की पार्टी शायद इस बार सत्ता में ना आ पाए, जबकि वो इस बार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। बीजेपी का तमिलनाडु में कोई आधार है भी नहीं। बहरहाल डीएमके निकटवर्ती राज्य पुडुचेरी में भी स्ट्रांगली लड़ रही है और वहाँ उनकी कांग्रेस के साथ एक सरकार भी रह चुकी है, जो अभी हाल ही में गिरी थी, नारायणसामी की सरकार। तो उन्होंने अपने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र जारी किया है। आपको मैं बताऊं, इन दोनों राज्यों ने ये फार्मूला कहाँ से लिया? हरियाणा से। हरियाणा में लगभग एक सप्ताह पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इसी तरह का डिसीजन लिया है और उन्होंने विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव रखा कि हम हरियाणा में जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, जिसमें 50,000 रुपये से कम सैलरी मिलती है, इन्हें हम स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करेंगे। और इसके पीछे उनका तर्क ये था कि उनकी सरकार की जो सहयोगी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा की थी और अब अपने साथी जो दल है उसकी भावनाओं का ख्याल तो हमें रखना ही होगा। और मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में 50,000 रुपये तक की जो नौकरियां हैं
वो 75% स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व होने जा रही है। हालांकि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, उद्योग संगठनों ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा जो फिक्की है और प्राइवेट फर्म्स के जितने भी संगठन हैं, बड़े बड़े कारपोरेट्स के, उन सब ने इसे गलत बताया है और उनका ये कहना है कि इससे हरियाणा का नुकसान होगा और यहाँ से उद्योगों का पलायन होगा, इंडस्ट्री यहाँ से उठकर दूसरी जगह चली जाएंगी। आपको याद होगा कि जब मारुति ने गुड़गांव में, जो हरियाणा में है, अपना कभी प्लांट लगाया था तो उस समय भी ये मामला उठा था कि गुड़गांव में आप प्लांट लगा रहे हो तो आपको स्थानीय लोगों को नौकरियां देनी होंगी, लेकिन इसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और अब मारुति का सबसे बड़ा प्लांट गुड़गांव में ही है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो कि समर्थन कर रही है मनोहर लाल खट्टर की सरकार का, उनके 10 विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला खुद डिप्टी सीएम हैं और मनोहर लाल खट्टर की सरकार शायद ना बनती अगर जेजेपी उन्हें अपना समर्थन ना देती, ये मानना है लोगों का। हालांकि उस समय कुछ निर्दलियों के समर्थन से भी सरकार बनाने की सोची थी मनोहर लाल खट्टर ने, लेकिन अमित शाह ने अंत में ये कहा था कि यार 8-10 निर्दलीय विधायकों की खुशामद करने से बेटर है कि 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी से सीधे सीधे समझौता कर लिया जाए और सरकार बना ली जाए। उस समय तो इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन अब ये सरकार इनके लिए मुसीबत बनती नज़र आ रही है। किसानों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला कई बार आंखें दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एमएसपी वाला मामला नहीं बना और किसानों का कोई भी अहित हुआ या मंडियों का कोई नुकसान हुआ तो वो समर्थन वापस ले लेंगे, यानी कि उनके तेवर सही नहीं है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला के अंकल अभय चौटाला ने, जो कि अपनी पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर दुष्यंत चौटाला पर दबाव बना दिया। उन्होंने किसानों का हित बताते हुए खुद को रिजाइन कर दिया है और इससे किसानों में उनके प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी है। ख़ासतौर से हरियाणा में, जहाँ के किसान इससे स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान। तो अब दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो अपने ऊपर किसानों का हितैषी होने का टैग लगवाएं या फिर जो उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा बनाया था कि हम लोकल लोगों को नौकरियां रिजर्व कराएंगे हरियाणा में, उसे भी लागू करवाएं। और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर पर दबाव बनाया और उसे लागू करवा दिया। बहरहाल अभी इस कानूनी रूप से ये लागू नहीं हुआ है। बीजेपी में भी इस पर अनईजीनेस है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसका विरोध किया है और बीजेपी से कहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत परंपरा है। मेरा भी मानना है कि ये गलत परंपरा है। ये हम पूरे एक भारत की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, तो सारे राष्ट्र में नियम कायदे एक समान होने चाहिए और किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में कहीं भी जाकर नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए। ये बाध्यताएं नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से तो हम अगर इस रिजर्वेशन करेंगे तो एक ही भारत में कई भारत बन जाएंगे। हम किस तरह के भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। दूसरी ओर मनोहर लाल खट्टर को ये सोचना होगा कि जिस तरह की विकलांग सरकार वो चला रहे हैं, दबाव वाली सरकार, ऐसी सरकार चलाने से बेहतर है कि वो रिजाइन कर दें। मेरा ये मानना है कि दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर, इस ब्लैकमेलिंग को ज़्यादा नहीं उन्हें झेलना चाहिए और बेटर होगा कि निर्दलियों से बात कर लें। निर्दलीय ज़्यादा उनके वफादार साबित होंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर अभी 3-4 साल सरकार चलाना आसान नहीं होगा मनोहर लाल खट्टर के लिए और ये मुद्दा तूल पकड़ने जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर को जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया था तो उस समय ये सोच बनी थी कि एक ऐसी परंपरा हरियाणा में शुरू की जाए जिसमें एंटी जाट चीफ मिनिस्टर बनाकर आजमाया जाए और बीजेपी की पहली बार यहाँ सरकार बनी और इन्होंने पंजाबी खट्टर को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो अब बीजेपी एक जाटों की पार्टी, जननायक जनता पार्टी के दबाव में आकर खुद को बर्बाद करने में यहाँ तुली हुई है और राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि हरियाणा में लोगों ने इसी वजह से इन्हें वोट दिया था कि शायद इसमें एंटी जाट इस्टेब्लिशमेंट कायम होगा। नरेंद्र मोदी ने ये प्रयोग किया और प्रयोग सफल रहा मनोहर लाल खट्टर के रूप में। मनोहर लाल खट्टर ने
नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बढ़िया काम किया है, प्रशासनिक रूप से बढ़िया काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के जाट ये समझ रहे हैं कि यार हमारा राज्य है और इसमें एक पंजाबी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। इसीलिए समय समय पर उनके प्रति आक्रोश यहाँ पर उभरता नज़र आता है और बीजेपी भी ये जान रही है। लेकिन अगर बीजेपी दुष्यंत चौटाला की इस तरह की डिमांड्स के सामने सरेंडर करेगी तो निश्चित रूप से उसे आने वाले समय में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और अभी हाल ही में कुछ चुनाव हुए थे नगर निकायों के, वहाँ भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बड़ौदा सीट पर उपचुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जहाँ से पहलवान योगेश्वर दत्त बीजेपी के प्रत्याशी बने थे और वहाँ से एक जाट प्रत्याशी जीते, जबकि योगेश्वर ब्राह्मण थे। हालांकि हरियाणा में ब्राह्मणों की काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्राह्मणों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। और ब्राह्मण, पंजाबी और बाकी जितनी कास्ट हैं उन सभी ने बीजेपी में भरोसा इसलिए जताया था कि ये जाटों के लिए तुष्टीकरण नहीं करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर दुष्यंत चौटाला के सामने बार बार सरेंडर कर रहे हैं, उनकी उटपटांग मांगों के सामने, उससे ये लग रहा है कि बीजेपी अपने उस स्टैंड से भटक रही है और इसका नुकसान बीजेपी को हरियाणा में आने वाले समय में हो सकता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में रामप्रकाश गुप्ता की जब सरकार बनी थी कल्याण सिंह के बाद, कुछ समय के लिए रामप्रकाश गुप्ता नाम के एक बीजेपी नेता ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का उत्तर प्रदेश का सुशोभित किया था उसे, और उनके समय में यहाँ जाट आरक्षण हुआ था उत्तर प्रदेश में, ओबीसी में शामिल किया गया था जाटों को, और तभी से बीजेपी की सरकार फिर यहाँ नहीं बन पाई थी। उसको सरकार बनने के लिए लगभग 20-25 साल लगे बीजेपी को। तो ये सब गलतियाँ जो बीजेपी अब यहाँ कर रही है हरियाणा में, और एक गलत परंपरा सेट कर रही है निजी क्षेत्र में नौकरियों को आरक्षित करने का, ये एक गलत परंपरा है और दुष्यंत चौटाला के दबाव में मनोहर लाल खट्टर को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की भी पोजीशन आगे ख़राब होने जा रही है। किसानों के मुद्दे पर वो इस्तीफ़ा नहीं दे पाए, उनके चाचा अभय चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला से बेटर इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की असली पार्टी थी, उसी को किसान अपनी पार्टी मान रहे हैं, यहाँ के जाट अपनी पार्टी मान रहे हैं। और जाट नेताओं का ये मानना है कि शायद आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला को ऐसा समर्थन ना मिल पाए और ये उनका पहला और आखिरी चुनाव साबित हो जिसमें इतनी सफलता उन्हें मिली है, और ये पार्टी शायद अगले चुनाव में कहीं स्टैंड ना कर पाए। इस तरह का माहौल वहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल मेरा तो कुल मिलाकर आकलन यही है कि निजी क्षेत्र में जो नौकरियां आरक्षित करने की बात है वो एक अव्यावहारिक है और भारत जैसी डेमोक्रेसी में ऐसा संभव नहीं है। ये एक संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में हर राज्य अगर इस तरह के अपने कानून बनाएगा, खुद को दूसरे स्टेट से अलग कर लेगा, तो फिर ये भारत का संघीय ढांचा ही कैसे कायम रहेगा? ये संघीय ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। और इसकी ख़राब शुरुआत की है मनोहर लाल खट्टर ने, और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना चाहिए, अमित शाह को इसमें इनिशिएट करना चाहिए, और हरियाणा में बिल्कुल भी निजी क्षेत्र में नौकरियों को 75% लोकल लोगों के लिए आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा एक कमर्शियल हब बन चुका है। फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम ऐसे इलाके हैं, मानेसर, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर, और लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनकी 50,000 रुपये से कम सैलरी है। अगर उन पर आप लोकल हरियाणा के लोगों को भरने की जिद करेंगे तो फिर यहाँ से ये तमाम ऑफिस शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि ये नोएडा में चले जाएं, हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाएं या किसी और स्टेट में चले जाएं। इसमें हरियाणा का भी नुकसान है, और मेरा मानना है कि बीजेपी जो कि लंबे समय बाद हरियाणा में अपने आप को स्टैंड कर पाई है, उसके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दुष्यंत चौटाला का तो सत्यानाश होना तय नज़र ही आ रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।